नमस्कार, मैं नीरज पारिक आप सभी के साथ। आपको क्या लगता है कि जियो पॉलिटिक्स सिर्फ हेडलाइंस तक लिमिटेड है? जो मेन स्ट्रीम मीडिया कवर ना करे उन खबरों का क्या? क्योंकि कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आती, हो हल्ला नहीं मचता, लेकिन पर्दे के पीछे इतना बड़ा काम करती हैं जिससे कि आने वाली सारी की सारी जो जियो पॉलिटिक्स का सेंटर है वो उसी पे केंद्रित हो जाता है। ऐसी एक खबर को आप लोगों के बीच में लाया हूं। नक्शा देख के समझ गए होंगे, जिसमें आपको हिंदुस्तान भी दिख रहा है, चीन भी दिख रहा है, जापान भी है और साथ में यूएस भी है। ये पैसिफिक का रीजन है और पैसिफिक का रीजन, प्रशांत महासागर का रीजन अब यूएस की अगली टेढ़ी दृष्टि का, वक्र दृष्टि का केंद्र बन रहा है। आखिर में ऐसा क्या है कि जापान का कनेक्शन यूएस से और यूएस का कनेक्शन ताइवान होते हुए चाइना से दिखा रहे हैं हम। बात यह समझिए कि यहां पे अब जापान अपनी 81 साल 81 ईयर्स की उस शीत निद्रा से जाग रहा है। अब वो अपने मिलिट्री पे फोकस कर रहा है, वो अब युद्ध की तैयारियां कर रहा है। अब कोई कहेगा जी कौन सी बड़ी बात हो गई, जापान अगर युद्ध की तैयारियां कर ले, वो सेना का अभ्यास कर ले तो कौन सी बड़ी बात है? सर, बात बहुत बड़ी है। कारण यह है कि जापान ने पूरा सरेंडर किया हुआ है और संकल्प लिया अपने संविधान के आर्टिकल 9 में कि हम किसी भी कंडीशन में युद्ध का, सेना का सहारा नहीं लेंगे। लेकिन सर, जब से सनाए तकाइची जो कि प्रधानमंत्री बनी है, पहली महिला प्रधानमंत्री जापान की, उनकी विचारधारा ने तनाव में डाल दिया है चीन को। और अब उसके पीछे जो गणित चल रही है वो आपको समझने की बारी है। तो सनाए तकाइची 104वीं 104th प्रीमियर है जापान की, पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। अब आप इस बात को अच्छे से समझते हैं कि विचारधाराएं जो होती हैं, आइडियोलॉजी जो होती है, दैट इज द बेस ऑफ एन एक्शन ऑफ एनी लीडर। और जो राष्ट्र का नेतृत्व निर्णय लेता है वही उस देश की विचारधारा होती है। तो कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है। और सनाए तकाइची के नेतृत्व में जापान अपने उसी 1941-42 वाले दौर में पहुंचता हुआ दिख रहा है, जहां पे वो एग्रेसिव या एक्सट्रीम नेशनलिज्म का जो सहारा ले रहा था या उसको फॉलो कर रहा था। आप इस बात को समझिए इस मैप के थ्रू। यहां पे आप चीन देख रहे हैं, चीन के पास में ये ताइवान, जो कि वन चाइना पॉलिसी में चीन का संकल्प है कि ये हमारा ही हिस्सा है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि एक समय तक ये जापान का उपनिवेश हुआ करता था। अब उसके बाद में है क्या कि जब ताइवान के साथ में तनाव चला तो यहां पे दो देशों को परेशानी हुई। पहला जापान है और दूसरा यहां पे पड़ोस में फिलीपींस है। जापान को इसलिए परेशानी है कि वो अपनी सेनाओं को ऑलरेडी सरेंडर करके छोड़ चुका है। लेकिन अगर ताइवान के ऊपर किसी प्रकार का तनाव आता है तो तनाव की गर्मी जो है वो जापान को भी झेलनी पड़ सकती है। अब यहां पे फिलीपींस के साथ में तनाव ये है कि फिलीपींस का साउथ चाइना सी के उस अपने हिस्से को लेके, अपनी सॉवरेनिटी को लेके तनाव चीन के साथ में पुराना है। चीन पूरे साउथ चाइना सी को खुद का कहता है। 9 डैश लाइन की बात मैं भी बताऊंगा क्या उसके बीच में तनाव है। तो इन दोनों ही देशों को लगता है कि ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। यानी अगर ताइवान पे किसी प्रकार का खतरा होता है तो जापान और फिलीपींस दोनों ही तनाव में आ जाएंगे। यही इस पूरे के पूरे नए डेवलप हुए इवेंट का बेस है। अब बात आप समझिए यहां पे चल क्या रहा है। जब हम बात कह रहे हैं विचारधारा की, परिवर्तनशील विचारधारा की, तो एक जर्नल है सर, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस। ये कुछ पब्लिकेशन अपने आर्टिकल पब्लिश करते हैं और बहुत डीप रिसर्च करके लाते हैं। फरवरी 2026 का एक आर्टिकल है जो मैं दिखा रहा हूं। जापान 2026 इलेक्शन, नेशनल सिक्योरिटी इसका मेन मुद्दा बना। इसी आर्टिकल में सनाए तकाइची के व्यक्तित्व को और उनकी आइडियोलॉजी को कैसे परिभाषित किया गया वो सारी बात का बेस बन रही है। पहली बात लिखा है अल्ट्रा कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट, यानी अति रूढ़िवादी और राष्ट्रवादी वो व्यक्ति है। अब ये अति जहां लग गया, कंजर्वेटिव, अति राष्ट्रवादी, तो आप समझ जाइए वहां पे राष्ट्रहित के अंदर किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज संभव ही नहीं है। यहां पर उन्हें हार्डलाइन कंजर्वेटिव माना जाता है। और शिंजो आबे, आपने इनको पहचान लिया होगा। शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और इनकी विचारधारा से सनाए तकाइची प्रभावित हैं। शिंजो आबे का इंडिया से रिलेशन, विशेष रूप से जो मोदी सरकार बनी उसके बाद से इनके संबंध काफी इंडिया से बेहतर भी रहे हैं और शिंजो आबे इंडिया के विजिट पे भी आए हैं। अब शिंजो आबे की विचारधारा से प्रभावित इनको बताया है। और सबसे बड़ी बात, चाइना के खिलाफ कड़ा रुख इनका होगा, इस बात को प्रेडिक्ट कर दिया था इसी आर्टिकल में। मतलब विचारधारा को लागू करने में सनाए तकाइची पीछे नहीं रहेंगी। मतलब जापान जो है वो अब फ्रंट फुट पे खेलेगा, वो अब पैसिव नहीं होके एक्टिव गेम में आ जाएगा। मतलब यह है कि जापान को फिर से
स्ट्रॉन्ग मिलिट्री नेशन ये बनाना चाहती हैं। लेकिन सर आर्टिकल नंबर 9 का क्या, जो आर्टिकल नंबर 9 इनकी शपथ बन गया था। अब आप थोड़ा सा गेम के अंदर डिफरेंट ट्विस्ट देखिए। आपको पता होना चाहिए कि कुछ समय पहले सनाए तकाइची डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए यूएस गई, और ओवल ऑफिस में जब वो बैठ के मीटिंग कर रही थी तो किसी एक मुद्दे पे, डोनाल्ड ट्रंप की हैबिट है वो किसी भी देश की लीडरशिप को इंसल्ट करने में शायद देरी नहीं लगाते, इन्होंने तुरंत एक बयान दिया और कहा कि तुम्हें याद है पर्ल हार्बर की घटना, तुम जापानियों को क्या ही मतलब बताया जाए इसके बारे में। पर्ल हार्बर सर एक बहुत ही विचित्र या कहीं एक आश्चर्यजनक घटना घटी थी जिसने अमेरिका को एक दिन के लिए पंगु बना दिया था। यह घटना 1941 की है और सनाई तकाइची को इसकी याद दिलाना एक शोभनीय विषय तो कम से कम नहीं था। लेकिन सर इस चीज ने दुनिया के अंदर हलचल मचाई कि ऐसा हो क्यों रहा है। अब आप देखिए ये जो पर्ल हार्बर की जो बात की गई, पर्ल हार्बर के बारे में आपको बताता हूं सर। 1941 के दिन, 41 के वर्ष में, जबकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में शुरू हो चुका था, जापान, इटली, जर्मनी साथ साथ में फाइट कर रहे थे। यूएस जो था वो इनडायरेक्ट गेम खेल रहा था, उसने जापान पे मल्टीपल सैंक्शंस लगा दिए थे। अब जापान ये सोच रहा था कि कुछ भी करके ऐसी कंडीशन में डेवलप कर दूं कि यूएस की नेवी को तोड़ दूं तो फिर मैं यहां का राजा बन जाऊंगा। उसने क्या किया, पैसिफिक के दूसरे कोने पे जाके पर्ल हार्बर भयंकर अटैक किया यूएस में, और पर्ल हार्बर के उस अटैक में लगभग यूएस एक दिन के लिए पंगु बन गया। इसके जो युद्धक जो पोत थे उनको डुबो दिया गया, बड़ी तादाद के अंदर आगजनी हुई, और जो कुछ जापान एक दिन में कर सकता था उसने हर वो काम कर लिया। लेकिन साहब बात विशेष यह है कि 2 वेव्स ऑफ अटैक जापान ने किए थे पर्ल हार्बर पे। पहले के अंदर 183 एयरक्राफ्ट आए 7:55 पे सुबह, और सेकंड वेव ऑफ अटैक में 168 एयरक्राफ्ट आए सुबह 8:54 पे। तबाही अपने चरम पे थी। लेकिन सर इसका परिणाम यह हुआ कि अगले दिन, नेक्स्ट डे, अमेरिका ने इसको अपने खिलाफ युद्ध घोषित किया, और युद्ध घोषित करके खुद युद्ध में कूदा, और उसी के तहत जो इनडायरेक्टली रोल प्ले कर रहा था जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वो डायरेक्टली एंटर कर गया, और वर्ल्ड वॉर 2 का ये टर्निंग पॉइंट सिद्ध हुआ। अब आपको पता है कि 1941 से लेकर के 1945 में क्या अंत हुआ था। इसी पर्ल हार्बर की घटना का बदला जो है वो यूएस ने हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिरा के किया था। वो तबाही के मंजर आज तक वो पीढ़ियां देख रही हैं। जापान का इस हमले के बाद में सरेंडर होता है, और सरेंडर हल्का सरेंडर नहीं था। उसमें जापान ने वचन दिया कि हम कभी आर्मी नहीं रखेंगे, एयरफोर्स, नेवी वगैरह से कोई वास्ता नहीं। दुनिया में किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट हो, हम उसको सुलझाने के लिए डिप्लोमेसी को यूज करेंगे, न कि मिलिट्री पावर का हम प्रयोग करेंगे। और उस परंपरा का निर्वहन जापान आज तक कर रहा है। अब साहब जब यह सरेंडर हुआ, उसके बाद में जापान एक डिफरेंट डिलेमा में चला गया कि अब जोशी जोश में या आवश्यकता के दबाव में वचन तो दे दिया, लेकिन अब करे क्या। बिना सेना के एक भय की स्थिति तो व्याप्त रहती है। उस भय के, उस डिलेमा का अंत अब होता हुआ दिख रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जापान के संविधान का आर्टिकल नंबर 9 जो है वो बड़ी समस्या खड़ी करता है। आर्टिकल 9 कहता है, एस्पायरिंग सिंसियरली टू एन इंटरनेशनल पीस बेस्ड ऑन जस्टिस and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international dispute। हम अपने अधिकार का, युद्ध के अधिकार का, सॉवरेन अधिकार का पूर्ण त्याग करते हैं। किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट के लिए हम युद्ध का सहारा नहीं लेंगे। और बाद में यह भी कहा गया कि लैंड, सी एंड एयर फोर्सेस किसी भी प्रकार के, हम उस पोटेंशियल को ही खत्म कर देंगे कि सेना का अस्तित्व भी बचे। अब आप सोचिए, जापान ने तबाही करी, सरेंडर हो गया था, इनको आवश्यकता क्या पड़ी थी कि अपने संविधान में इतना बड़ा चेंज करें। सर जापान माथे पे बैठ के सब करवा रहा था, माफ कीजिएगा, यूएस जापान के माथे पे बैठ के हर वो काम करवा रहा था जो वो चाहता था। अब यहां पे एंट्री, असल एंट्री होती है यूएस की जापान में। अब ये पूरे गेम को समझने के लिए अब आप एक इस एंगल से देखिए कि परेशानी की जड़ कहां है। आप 1941 से 1945 तक हॉस्टिलिटी की पोजीशन रही, तनाव, युद्ध चलते रहे। 45 से लेके 52 तक ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम था। मतलब यूएस के दबाव में सारे संविधान को लिखा गया। यूएस का एक तरह से कब्जा रहा जापान के ऊपर, जापान को सारा वही डील कर रहा था। अब यहां पे जो पीस कॉन्स्टिट्यूशन की ये बात कहते हैं, ये बोले कि भैया तुम सरेंडर करो, लिखो कि हथियार नहीं चलाओगे क्योंकि तुमने पर्ल हार्बर को तबाह किया है, तो दुनिया को संदेश तो कम से कम दिया जाए कि हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा।
सब कुछ इन्होंने लिख के दिया। तो बोले भैया हम पे खतरा आएगा तो क्या होगा, हम बचाएंगे। यहां पे इन्होंने क्या किया, अलायंसेस की शुरुआत की और आज तक 1951 1952 से आज तक ये जारी है। और जो स्ट्रेटेजिक अलायंस इन्होंने किया है उसमें जापान को वादा मिला है यूएस से कि तुम्हारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरी है, तुम मुझे सिर्फ क्या करो, मिलिट्री बेस प्रोवाइड करो। अब यहां पे आपको पता होना चाहिए कि ओकिनावा जापान का जो हिस्सा है वहां पे यूएस का एक बहुत बड़ा बेस है जिसमें 50,000 से ज्यादा यूएस ट्रूप्स वहां पे रहते हैं। अब कुल मिलाकर के कान यहां से पकड़िए चाहे यहां से पकड़िए, बात तो बात है, जापान में सेना खुद की होती या अमेरिका की है, बात तो सेना की है। तो कुल मिला के यूएस ने अपना उल्लू सीधा किया, चीन और नॉर्थ कोरिया को, रशिया तक एरिया को कंट्रोल करने के लिए अपना एक बेस उसने पैसिफिक में तलाश लिया। मतलब यह हुआ जापान इज इक्वल टू यूएस का फॉरवर्ड मिलिट्री बेस अगेंस्ट चाइना, नॉर्थ कोरिया एंड रशिया। ठीक है सर, यहां तक की बातें चली आई, लेकिन ट्रंप का यह सेकंड टर्म बड़ा ही उथल पुथल भरा रहा है। अब यहां चल क्या रहा है कि ट्रंप के टारगेट में 3 नेशन, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया। रशिया के साथ में ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चाइना और नॉर्थ कोरिया को ये चाहते हैं कि किसी भी रूप में इन पे प्रेशर को बरकरार रखा जाए। प्रेशर अनडाउटली रशिया पे भी चाहते हैं, लेकिन रशिया के साथ में सॉफ्ट डिप्लोमेसी अब कर रहे हैं, जैसा कि मैं मेरे वीडियोस में बार बार हवाला दे रहा हूं। न्यूज नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी नवंबर 2025 की, आपको पता होना चाहिए अगस्त 2025 में अलास्का में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मिलने के बाद नवंबर में आके, क्योंकि मुलाकात के बाद ही सारे बयान बदल गए थे, दिल जज्बात सब बदल गए थे, वक्त सब कुछ चेंज था, सारे इमोशन चेंज हो गए थे, रशियन प्रेसिडेंट बहुत अच्छे हो गए थे और व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति को गालियां पड़ने लगी थी, ट्रंप के मुंह से नाटो के खिलाफ अनाप शनाप बयान आने लगे थे और वहीं पे यह बात भी कह दी गई थी कि अब यूरोपियन नेशन अपना काम मामला खुद संभाले, मुझे मिडिल ईस्ट और इंडो पैसिफिक को देखना है। ये उस समय के इनके बयान थे और इस सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2025 जो नवंबर में आई उसने सारा खेल क्लियर कर दिया कि अब ट्रंप का फोकस यूरोप नहीं है, वो मिडिल ईस्ट और इंडो पैसिफिक में जाएगा। जहां तक बात रही मिडिल ईस्ट की, तो मिडिल ईस्ट में तो हलचल बड़ी भारी हो ही गई, वो आपके सामने है, प्रत्यक्ष है। अब यहां पे जब इनकी दाल आधी गली आधी नहीं गली, तो अब इन्होंने अगला चरण बढ़ा दिया है इंडो पैसिफिक में। अब इनको ये पैसिफिक ओशियन के अंदर अपनी उसी हलचल को फिर ये बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। अब साहब यहां पे इस बात को समझिए कि ईरान वर्सेस जो यूएस वाली फाइट रही उसमें चाइना के सपोर्ट से ईरान ने यूएस को नाको चने चबा दिए। अब ऐसी कंडीशन में जबकि उसके छोटे मिसाइल लॉन्चर्स ने, छोटे ड्रोन्स ने बड़े बड़े नुकसान दिए, अब यूएस को कहीं तो चाइना को काउंटर करने का मौका ढूंढना होगा, कहीं तो इसको बैलेंस करना होगा। रही इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से सोचिए, इंडिया भी ये चाहता है कि किसी भी रूप में इसकी जो नस है वो कहीं दबी रहे, यानी ये बहुत ज्यादा उछला हुआ इंडिया के लिए भी अच्छा नहीं है। अब आप समझो सर यहां की सारी किस्से कहानी को, ट्रंप अपने श्रूड पॉलिटिक्स में आ चुके हैं। अब माहौल तो यहां पे तनावपूर्ण था ही, एक एग्रेसिव नेशनलिस्ट वहां पे प्राइम मिनिस्टर बन गई। अब देखो इन्होंने क्या किया, यहां पर एक पुराना डिस्प्यूट जो साउथ चाइना सी का था, जिसको लेके फिलीपींस बड़ा एग्रेसिव रहा है, ये सारे मामले में हुआ क्या है कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज 1982, जिसे हम अनक्लॉज 1982 कहते हैं, उसके नियमों की धज्जियां चीन ने उड़ाई और चीन ने कहा कि ये सारा साउथ चाइना सी मेरा है, किसी दूसरे देश का इसमें कोई इंटरफेरेंस हो ही नहीं सकता, बिकॉज यहां पे पेट्रोलियम भरपूर है, यहां पर मिनरल्स भरी तादाद में है, मराइन बायोलॉजी यहां की बड़ी स्ट्रांग है। अब फिलीपींस ने कहा कि ये तो नहीं चलेगा, ये इंटरनेशनल कोर्ट में चला गया, आर्बिट्रेशन में चाइना हार गया, लेकिन फिर भी चाइना ने कहा कि हम तुम्हारी बातों को नहीं मानते, मैं इसको वैल्यू ही नहीं देता, इस मैंडेट को, इस डिसीजन को। अब साहब ये फिलीपींस का विवाद, ये चीन का विवाद क्यों आया था, इसके पीछे के एक फैक्टर है वो समझ लीजिए, उसे हम कहते हैं टेक्निकली 9 डैश लाइन। 9 डैश लाइन में 9 डैश बना दिए गए, काल्पनिक डैश है, कहा गया कि इसके भीतर का सारा एरिया हमारा है, 1 2 3 4 5 6 जस्ट ए मिनट 7 8 एंड 9, ठीक है। ये 9 डैश लाइन के भीतर ताइवान भी आ गया और बाकी सारे द्वीप भी आ गए, तो फिलीपींस के पास में, इनके पास में अपने जो टेरिटोरियल वाटर है उसके एरिया को भी ऑक्यूपाई करके बैठ गए। तनाव सारा यहां से शुरू हुआ, फिलीपींस ने मोर्चा संभाला, फिलीपींस ने कहा कि भैया हम तुम्हारे खिलाफ इंटरनेशनल बातचीत करेंगे और तुमसे युद्ध भी होगा तो हम कर लेंगे। अनक्लॉज के बिहाफ पे ये कोर्ट जाते हैं, जीतते हैं, भले ही चाइना उस डिसीजन को नहीं मानता। अब उसी के साथ में फिलीपींस बढ़ाता है इंडिया से रिलेशन। अब आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट को समझिए, आपको पता होगा ब्रह्मोस मिसाइल
को इंडिया ने फिलीपींस को दिया है। इंडियाज ब्रह्मोस मिसाइल हेड टू फिलीपींस। अब फिलीपींस को ब्रह्मोस देने का मतलब क्या है कि इंडिया भी चाइना को कंट्रोल करना चाह रहा है इस वे में कि ब्रह्मोस मिसाइल का वहां होना उसको कहीं ना कहीं डिटरेंस क्रिएट करेगा, और उस डिटरेंस के पीछे इंडिया है, तो इंडिया का एक हार्ड पावर कहीं देखने में आएगा। यानी सॉफ्ट पावर के साथ में अब हार्ड पावर के लेवल पे भी इंडिया बढ़ रहा है। अब जनाब यहां पे इस चीज को देखिए और समझिए, ताइवान, फिलीपींस, जापान, ये तीन देशों का, ये तीन जो है इसमें मेनली ये पोर्शन अब ये चाह रहे हैं कि इसके ऊपर होने वाले एक्शन को रोका जाए, क्योंकि यहां एक्शन होगा तो यहां भी एक्शन हो जाएगा। फिलीपींस ने अनाउंस किया कि भैया हम अभी एनुअल एक्सरसाइज ही है, हम और यूएस जो है वो हर साल एक एक्सरसाइज करते हैं, एक युद्धाभ्यास करते हैं। अब ये जो जगह आप देख रहे हैं इस तनाव में चाइना को घसीटना प्लस इनके भीतर उग्रता को व्याप्त करना, बढ़ा देना, तो आग में को सर भड़काने का काम अब यूएस का। यूएस का यहां आग को भड़काने का काम इस मायने में है कि वो हर एंगल से इन देशों को सपोर्ट करना चाह रहा है कि कैसे भी तुम मिलिट्री रूप से मजबूत रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब इस रीजन में आग भड़केगी, युद्ध होगा तो हथियार बिकेंगे, हथियार बिकेंगे, यूएस को कमाई होगी, तो इनकी इकोनॉमी का आधार हथियार है। अब देखो यूएस यहां कर क्या रहा है। खबर बनी है चीन से जंग के मूड में जापान 81 साल बाद युद्धाभ्यास के लिए भेज रहा सेना, जल, नभ और आकाश में ट्रेनिंग हुई है। तो 81 ईयर्स के बाद में जो सेना शब्द आया है, ये ही सोचने वाली बात है। सेना तो आपके पास में थी ही नहीं, इन्होंने बेसिकली टेक्निकल वर्ड दी दिया सिविल डिफेंस। अब सिविल डिफेंस के नाम पे रखी तो सेना ही है। अब यहां पे ये चीजों को जापान टाइम्स कैसे कवर करता है, जापान टू डिप्लॉय 1400 ट्रूप्स एंड मिसाइल्स टू लार्ज स्केल ड्रिल इन एक्सपेंडेड रोल। ठीक है, अब जापान के 1400 सैनिक जा रहे हैं, बड़ी भारी तादाद में जा रहे हैं। अब जब ये एरिया इस फिलीपींस के इलाके के अंदर जाके अमेरिका और फिलीपींस के साथ में जापान भी शामिल हुआ, उसको नाम दिया गया है बैलिक्टन। ये बैलिक्टन फिलिपियो भाषा का शब्द है, फिलीपींस का। बैलिक्टियो का मतलब होता है शोल्डर टू शोल्डर, और यही बहुत कुछ बता रहा है। गाना सुना होगा, कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के शोल्डर टू शोल्डर से तात्पर्य यह है कि हम देश साथ साथ हैं और एक पे खतरा सब पे खतरा माना जाएगा। तो इस स्थिति के अंदर चाइना को संदेश देने का पूरा प्रयास है कि हम यहां आ चुके हैं, तुम ईरान में ज्यादा उछल कूद करोगे, हम वहां पे कुछ कुछ करेंगे। लेकिन सत्यता से ये बहुत परे है यूएस की, क्योंकि यूएस अपने स्वार्थ के लिए किसी भी सेकंड बैकफुट पे जा सकता है और बाकी देशों को मरने के लिए छोड़ देगा। कोई इसके ऊपर विश्वास की बात नहीं है। अब ये अमेरिका फिलीपींस का वार्षिक सैन्य अभ्यास होता है, कई देश शामिल हो रहे हैं, 17,000 से ज्यादा सैनिक इसमें आ रहे हैं, और पहली बार जापान फुल कॉम्बैट पार्टिसिपेशन दे रहा है। अब तक ये अपने नॉमिनल 10-20 सैनिक भेजा करता था, बड़ी तादाद में सैनिक इसने यहां भेजे हैं। लाइव फायर, मिसाइल डिफेंस, मैरीटाइम स्ट्राइक्स वगैरह सब यहां पे हो रहे हैं। तो ये जो खबरें बनी वॉशिंगटन पोस्ट में, बाकी सब जगह पे, तो ये चीज समझ में आ गई कि जापान की विचारधारा या जापान की सैन्य जो स्थिति है वो एक बड़ा करवट लेने जा रही है। अब बात आप समझिए कि चीन दुनिया की सबसे बड़ी सेना बनाकर अपने पड़ोसी देशों को डराने में जुटा हुआ है। चीन की कोशिश है कि ताइवान सबसे पहले उसके आगे सरेंडर करे। ताइवान के पड़ोसी देश जापान और फिलीपींस ताइपे का मतलब हो गया ताइवान की राजधानी है ताइपे, वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मानते हैं। इसी वजह से अब जापान और फिलीपींस दोनों ने अपनी सैन्य तैयारी को मजबूत करना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि जापान दूसरे विश्व युद्ध की छाया से निकलते हुए 81 साल बाद फिलीपींस में सैन्य अभ्यास के लिए अपनी सेना को भेज रहा है। इस साल अमेरिका, फिलीपींस और जापान मिलकर बड़े पैमाने पर बाल्किस्तान युद्धाभ्यास, जो अभी हमने नाम पढ़ा इसका बालिक्तन, उसी को हिंदी में तो इस बाल्किस्तान लिखा है, इसके लिए जापान एक बहुत बड़ी और मल्टी सर्विस सेना भेज रहा है। अब जब रॉयटर्स, जो कि यूएस का एक प्रीमियर मीडिया हाउस है, उसको इस खबर की समरी उसकी वेबसाइट पे देखेगी तो एक इंटरेस्टिंग बात निकली कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, न्यूजीलैंड ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड। ये देश भी यहां पर गए हैं और शामिल हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस और न्यूजीलैंड, कुल मिलाकर के ये एक मल्टी डायमेंशनल युद्धाभ्यास है। चीन को उसकी जो एग्रेसिवनेस है उससे रोकने की भरकस कोशिश है। भारत कहां है, इंडिया कहां खड़ा है? अब ये बात को समझिए कि जापान के नई प्रधानमंत्री और मोदी जी की विचारधाराओं में बहुत ज्यादा गैप नहीं है, दोनों ही राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं। अब ऐसी स्थिति के अंदर भारत ने अपना रोल प्ले किया और बहुत शानदार तरीके से किया। फिलीपींस के अंदर आपने देख ही चुके हैं, फिलीपींस के अंदर जिस प्रकार से हमने ब्रह्मोस वहां पे दी गई, लेकिन जब इसकी ऑब्जर्वर्स, पर्यवेक्षक राष्ट्रों की सूची देखी गई इसी युद्धाभ्यास की,
उसमें यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, ये सारे देश तो वही देश हो गए जो कि आसियान नेशन है, लेकिन इंडिया भी एज एन ऑब्जर्वर यहां पे पहुंचा है। और ऑब्जर्वर का फ्यूचर क्या होता है? वो फ्यूचर पार्टिसिपेशन की तैयारी है और स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट मजबूत होते हैं। कहने का मतलब कि भविष्य में यह संभव है कि इसी युद्धाभ्यास में भारत भी अगली बार आपको नजर आए। तो कुल मिलाकर के चाइना को कंट्रोल करने की या उसके ऊपर दबाव डालने के प्रयास में भारत अप्रत्यक्ष रूप से भरपूर सहयोग जो है वो दे रहा है। तो कुल मिलाकर के ये जो स्थिति बन रही है जिसमें सनाया जो इनकी नई प्रधानमंत्री हैं वो चाइना को सीधी आंख दिखा रही हैं। अब चीन की इसके ऊपर क्या एक्टिविटी होती, कारण यह है कि इसको बैलेंस करना इसे जरूरी है, क्योंकि चाइना की एक्टिविटीज इंडियन टेरिटरी के ऊपर जो एडिशनल बढ़ रही है उसको ब्रेक करने के लिए, बैलेंस करने के लिए ये स्टेप इंडियन गवर्नमेंट को सहयोग जो कर रहा है वो बहुत आवश्यक है। तो कुल मिलाकर के अब युद्ध की तरफ जापान के कदम बढ़े हैं। तो अब यहां पे आर्टिकल 9 का क्या फ्यूचर है? तो कुल मिलाकर के जापान ने अभी तक आर्टिकल 9 को पूरी हटाया नहीं है, लेकिन भविष्य में पूरी संभावना है, बिकॉज इस सरकार के पास में उस लेवल की मेजॉरिटी है कि ये अपने संविधान में बड़ा संशोधन कर सके। इन्होंने एक रीइंटरप्रिटेशन किया और यहां पे सेल्फ डिफेंस अलाउड ऐसा लिखा, अलायंस की मदद अलाउड कर दी। अब जो हमारे सहयोगी उनकी सहयोग कर देंगे, हमारे पास में सिविल डिफेंस अलाउड है। कुल मिलाकर के गुड़ खाएंगे और गुलगुलों से बैर करेंगे। कान यूं ना पकड़ के, कान ऐसे पकड़ेंगे, पकड़ेंगे कान ही। तो कुल सारे काम यहां पे शुरू हो चुके हैं। तो अब जापान ने आर्मी शब्द अवॉइड करके सेल्फ डिफेंस फोर्सेस एसडीएफ बना ली है। अब ये तैयारी जो है वो बड़ी है। चेक एंड मैट कौन होता है वो देखने वाली बात होगी। तो अब यहां पर जो क्लैश है दोनों देशों के बीच का वो उभर करके सामने आ गया है। अब ये किस गति, इसकी गति क्या होगी, फ्यूचर क्या होगा, वो तो खैर जो जो दिखता जाएगा वैसा आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन हां इस इनसाइट से कम आप जुड़ें, ये हमारा प्रयास था। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर आप जरूर करें। और हां, यदि आप या आपसे रिलेटेड कोई पॉलिटिकल साइंस में यूपीएससी ऑप्शनल, यूजीसी नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, नीचे डिटेल्स हैं, मेरे कोर्सेज में आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। मानस एकेडमी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी जानकारी चाहिए तो कांटेक्ट नंबर नीचे दिया, इस पे व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी आप लें। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग, सी यू सून। हाँ, आपके कमेंट्स का वेट रहेगा, जरूर बताइएगा। बाय बाय, जय हिंद।